हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट सेकंड करेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। 20 क्वेश्चंस हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के किए थे। हम ये वाला पोर्शन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, राइट, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, पहले हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। सेंटेंस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड इन अ लॉजिकल और अ ग्रामेटिकल ऑर्डर। तो ऐसा वर्ड्स का अरेंजमेंट जो कि लॉजिकल हो और ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, राइट। अब हमने जो सेंटेंस बोले उसके अंदर हम जो वर्ड्स का अरेंजमेंट करते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं, राइट। अब आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग की क्लासेस में, जो इंग्लिश होती है वो हमारी मिलियंस और बिलियंस ऑफ वर्ड्स में उस इंग्लिश के अंदर वर्ड्स हैं। अब वो बिलियंस ऑफ वर्ड्स को हम रैंडमली नहीं रखते हैं, हम उनको कुछ कैटेगरीज में सेलेक्ट करके रखते हैं कि कुछ वर्ड्स को हम नाउन बोलेंगे, कुछ वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलेंगे, इस तरीके से। अब जब हमने वर्ड्स को इस तरीके से कैटेगराइज करा तो हमने टोटल 8 पार्ट्स बनाए वर्ड्स की कैटेगरी के, तो जिनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के पार्ट्स। अब स्पीच के कितने पार्ट्स बने? 8 पार्ट्स। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, यानी पीओएस अगर मैं बोलूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। अब वो 8 पार्ट्स कौन से हैं जिसमें हमने वर्ड्स को रखा है अपने? तो सबसे पहले हमारा होता है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन को याद रखेंगे नेम से। जो भी आप इस दुनिया में देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो सब नाउन है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग्स, राइट। अब पहला हो गया हमारा नाउन। अब नाउन जो होता है सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट काम करेगा या एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। अगर नाउन के रिपीटेशन को हमें हटाना हो तो उसकी जगह जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं नाउन के रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए, तो जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। क्या होते हैं? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन किस तरीके से लिंक है? देखिए, अगर नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल होगा तो प्रोनाउन प्लूरल होगा, नाउन अगर मैस्कुलिन जेंडर में है तो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन जेंडर का ही यूज होगा, नाउन और फेमिनिन जेंडर में है तो प्रोनाउन भी फेमिनिन है, न्यूट्रल या कॉमन जेंडर है तो प्रोनाउन भी न्यूट्रल या कॉमन जेंडर की तरह ही यूज होगा। तो नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका प्रोनाउन किस तरीके से यूज होगा सेंटेंस के अंदर और क्या उसका प्रोनाउन होगा। जब हम इन्हें नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया, फिर हमने एक कैटेगरी लेके आए एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई का मीनिंग क्या होता है? यानी इनके बारे में विशेषताएं बताते हैं, इनके बारे में स्पेसिफिक जानकारी हमें देते हैं, राइट। अगर आप किसी की बात करें, सपोज द गार्डन, अगर आपने लिखा गार्डन और आपने लिखा ब्यूटीफुल गार्डन, दोनों में अंतर है, बगीचा और सुंदर बगीचा। तो सुंदर क्या हो गया? बगीचा का क्वालिफिकेशन हो गया, यानी उसके बारे में क्वालिफाई कर रहे हैं कि उसकी विशेषता बता रहे कि बगीचा सुंदर है, राइट। अब हमारा ये 3 पार्ट हो गया। देन इसके बाद आता है हमारा वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? देखिए, जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सब्जेक्ट कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा होता है, या जो भी एक्शन हमारा सेंटेंस करता है उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए हम जो वर्ड्स लिखते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं। तो यानी क्रियाएं, जिन्हें हम क्रिया बोलते हैं, वो हमारे वर्ब होते हैं। अब वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे? तो सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से हमारा सेंटेंस बना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस बताया जाता है, यानी जिसके बारे में क्या बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और क्या बात की जा रही है वो हमारा प्रेडिकेट होता है उस सब्जेक्ट के ऊपर। यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है सेंटेंस में, ये प्रेडिकेट पार्ट हमें बताएगा, और प्रेडिकेट पार्ट के अंदर ही वर्ब होता है। तो किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है, राइट। तो वर्ब क्या हो गया? हमारा एक्शन डिनोटिंग वर्ब। देखिए, एक्शन नहीं, एक्शन को जो डिनोट करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन को बता रहे होते हैं, उन्हें हम वर्ब बोलते हैं। अब इसके बाद आता है एक हमारा 5th पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम बोलते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होते हैं? यानी एडिशनल। एड का मतलब, देखिए, एडवर्ब का मतलब होता है विशेषताएं बताने वाला। जैसे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता था, एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब ऐसे ही एडजेक्टिव, वर्ब और खुद एडवर्ब की विशेषता बताएगा। यानी क्या? देखिए, मान लीजिए रन, ही रन्स, वह दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, ही रन्स टू फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो हमने क्या करा? अब फास्ट क्या लगा दिया?
उसकी विशेषता, यानी अगर वो दौड़ रहा है तो किस तरीके से दौड़ रहा है, यानी उसमें हमने उसकी डिग्री बताई कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो इस तरीके से हमारे एडवर्ब काम करते हैं। तो वो वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया या एडवर्ब हो गया, खुद के बारे में और क्वालिफाई करते हैं, राइट। नाउ सिक्स्थ वर्ड आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन हमारे विशेषता बताते हैं। प्रीपोजिशन हमारा रिलेशन क्रिएट करता है, नॉट विशेषता, ये रिलेशन बताता है। देखिए प्रीपोजिशन क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा है जो एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहा है, तो उसके साथ वाला वर्ड और उससे जो पहले वाला वर्ड होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्रिएट करता है हमारा वर्ड प्रीपोजिशन। तो इनको हम एज अ कनेक्टर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये रिलेशन क्रिएट करते हैं। देन सेवेंथ इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स बोलते हैं, दे आर प्योरली कनेक्टर्स। ये प्योरली कनेक्ट करते हैं दो चीज़ों को, या दो वर्ड्स को, या दो क्लॉजेस को। अब क्लॉजेस क्या होती है आपको ये जान लीजिए पहले। क्लॉजेस होती हैं जिनका खुद का एक सब्जेक्ट होता है और खुद का एक वर्ब होता है, यानी ऐसी क्लॉज जिसका एक सब्जेक्ट है और जिसका एक वर्ब है, लेकिन इनका मीनिंग दूसरी क्लॉज के साथ भी डिपेंड होता है। यानी ये दो क्लॉजेस आपस में मिल जाएं तब एक पूरे कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करेंगे, और इंडिपेंडेंट मीनिंग भी देते हैं जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो ये हमने कंजंक्शन के अंदर ब्रॉडली पढ़ा है। उसके बाद आ जाता है हमारा एट्थ, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को लिए जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन को आप इतना याद रखेंगे, जो फीलिंग्स और इमोशन को क्रिएट करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन। तो टोटल हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें सेंटेंस के अंदर ढूंढना होता है। सो नाउ क्वेश्चंस में हमें इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढना होता है और इन्हीं के अंदर एरर होती है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया जिससे आपको फेमिलियर हो जाए कि किस तरीके से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, राइट। तो अब हम अपने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन 1 के अंदर, ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल अंडर द बैनियन ट्री। तो पिलग्रिम्स कौन होते हैं? देखिए जो श्रद्धालु होते हैं उनके लिए हम पिलग्रिम्स बोलते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने रेस्ट किया। कहाँ पर रेस्ट किया? अंडर द बैनियन ट्री। देखिए अगर यहाँ पर आपको किसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, जो वर्ड आपका हाईलाइटेड है या फिर ये कहें जो बोल्ड में लिखा गया है, तो द बैनियन ट्री। तो पिलग्रिम्स ने रेस्ट किया, राइट। और द बैनियन ट्री कहाँ रेस्ट किया? इन दोनों के कनेक्शन को कनेक्ट करने वाला एक वर्ड आया हमारे पास, अंडर। तो आपको इस तरीके से भी पता चल जाएगा। क्या ये एडवर्ब होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी वर्ब या किसी एडवर्ब की विशेषता तो नहीं बता रहा है, राइट। क्या ये प्लेस ऑफ वैल्यू है? प्लेस वैल्यू नहीं है। क्या ये वर्ब है? नहीं। अंडर कोई एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक्शन अगर आप बताएं तो यह रेस्टेड, रेस्टेड होना मतलब आराम करना हमारा एक एक्शन हो सकता है। तो रेस्टेड की बात होती तब वर्ब होता। ये हमारा प्रीपोजिशन है। एक और पहचान बता देता हूँ, पूरे 8 जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, इसमें से 2 ही ऐसे हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी एक वर्ब हो गया और एक प्रीपोजिशन हो गया। वर्ब और प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बनता है, हमेशा याद रखिएगा। वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट नाउन होता है, या नाउन की जगह पे होने वाले, जो नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा। जो वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, और जो हर एक प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है। तो अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में देखें अंडर द बैनियन ट्री। अब ट्री क्या है हमारा? यहाँ पर नाउन है, राइट, क्योंकि आर्टिकल द आया है, और द किसके लिए आया है? ट्री के लिए आया है, राइट। तो ट्री हमारा नाउन है, तो प्रीपोजिशन हो गया, उसके लिए ट्री हमारा, बैनियन ट्री हमारा ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया? नाउन हो गया, राइट। तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो बैनियन ट्री हमारा नाउन हो गया, अंडर प्रीपोजिशन का जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशन होगा। सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द वंडरफुल स्टैचू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू द सिटी। तो वंडरफुल जो स्टैचू है लीडर का, वो सबका वेलकम करता है, लोगों का जो सिटी में आए, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि सिटी के एंट्रेंसेस पे बड़े से स्टैचूज या पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं वेलकम करने के लिए, तो उस तरीके से काइंड ऑफ। अब देखिए द वंडरफुल स्टैचू, बात किसकी हो रही है? अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ सब्जेक्ट पता करें, तो सब्जेक्ट देखिए, एक और कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट होता है ना, ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, और ना ही सब्जेक्ट
ना ही ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट हो सकता। तो ये दोनों आपस में कभी नहीं हो सकते। अगर सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट काम करेगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट काम करेगा। यानी कोई एक नाउन जो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है वो कभी ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा, कोई एक नाउन जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वो कभी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहली बात आपको नाउन पता करना है। तो नाउन को पता कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले नाउन के साथ आर्टिकल्स आ सकते हैं। अब आर्टिकल कौन से होते हैं हमारे? आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे? ए एंड द। ए, ये हो गया ए, एन और द। ए होता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल, ये दोनों हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और द होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स। इसमें ए किसके लिए यूज होता है? जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, और एन किसके लिए यूज होता है? जो हमारे वोवल साउंड करते हैं, राइट। तो जहां पर आपको दिखे ये हमारे क्या हो जाते हैं? आपके आर्टिकल्स, राइट। और इनका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है नाउन का, क्योंकि जो नाउन सिंगुलर हो सकते हैं वो प्लूरल हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। और इनके साथ एडजेक्टिव आ सकता है, यानी जो इनकी विशेषता बता रहे हो, या ये एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट यानी ये किसी प्रीपोजिशन के साथ आ सकते हैं, और या किसी वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ये तरीके हो गए कुछ नाउन को पता करने के। आपको मोटे तौर पे इनको याद रखना है, ये जो मैंने आपको 4 तरीके बताए, राइट। अब हम इसमें क्वेश्चंस में से देखते हैं हमें क्या है। द हमारा है आर्टिकल है, किसके लिए है? वंडरफुल कोई नाउन नहीं होता, स्टैचू नाउन होता है, बिकॉज यू कैन टच और सी द स्टैचू। तो मैंने आपको बताया था नाउन क्या होता है, जो भी इस दुनिया में आप चीजें देख रहे हो वो सब नाउन है। तो स्टैचू को आप देख सकते हो, ये नाउन है। तो यानी स्टैचू हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। आंसर तो हमें ऐसे ही मिल गया कि ये नाउन हो गया। वंडरफुल यानी वंडरफुल एडजेक्टिव है, ये किसके लिए आया होगा? स्टैचू के लिए आया। अगर आप बात करें कि लीडर क्यों नहीं है, लीडर देखिए ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि ये स्टैचू के बारे में बता रहा है, स्टैचू का रिलेशन बता रहा है कि स्टैचू किसका है? लीडर का है। तो दोनों के रिलेशन को इंडिकेट कौन कर रहा है? ऑफ कर रहा है, प्रीपोजिशन हो गया। और ऑफ ऑफ प्रीपोजिशन है, तो जो भी प्रीपोजिशन का नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है उस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का, आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर एक वर्ड है, ये वेलकम्स, स्वागत करता है। अब ये लीडर तो वेलकम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया ऑफ प्रीपोजिशन का, तो यानी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा वेलकम्स का, वेलकम वर्ब का। अब यहाँ पर देखो एक और नाउन है, ये नाउन किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इससे कोई पहले वर्ब नहीं है, तो ये एज अ सब्जेक्ट काम कर सकता है किसका? वेलकम वर्ब का। इस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नाउन, डी इज द राइट आंसर। दिस इज हिज पेन। अब ये क्या है? क्या ये वर्ब है? सबसे पहली बात, ये वर्ब तो है नहीं, आप वर्ब को काट सकते हैं। हिज पेन, अब यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। जैसे एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या फिर और किसको क्वालिफाई कर सकता है? हमारा खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। पेन क्या है? पेन एक नाउन होता है, यू कैन सी द पेन, यू कैन टच द पेन, पेन एक हमारा नाउन हो गया। और दिस ये बता रहा है हमारा प्रोनाउन आया दिस हमारा, और इज हमारा क्या आया? वर्ब आई है, राइट, लिंकिंग वर्ब आई है। अगर आप ध्यान से देखें, ही, हिज और हिम, ये आपको मैं 3 चीजें समझा देता हूँ। ये हमारा प्रोनाउन होते हैं, राइट। अब जब ये प्रोनाउन किस कैटेगरी के लिए होते हैं? मैस्कुलिन। जब भी मैस्कुलिन नाउन के बारे में बात की जा रही होगी, यानी मेल जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके लिए प्रोनाउन 2 तरीके से यूज होगा, ही और हिम। ही क्या है? ये एज अ सब्जेक्ट, अगर हमें ही को, अगर प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करना हो, ये तो नाउन हो गया और ये प्रोनाउन हो गया मैस्कुलिन के। अगर एज अ सब्जेक्ट यूज करना हो तो हम ही यूज करेंगे, और हिम क्या यूज करेंगे? एज अ ऑब्जेक्ट, यानी किसी का ऑब्जेक्टिव केस अगर बनेगा तो हम हिम यूज करेंगे। ये 2 चीजें आपको याद हुई। अब उसके बाद एक वर्ड आता है हिज। हिज एक्चुअली क्या शो करता है? हिज हमारा पोजेशन को शो करता है। किसको शो करता है? पोजेशन को शो करता है। अब ये जो पोजेशन बताता है, अब आप पोजेशन किस चीज पर बताएंगे? किसी वस्तु के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, 2 ही चीजों पे बताएंगे पोजेशन, राइट। जब अगर आप पोजेशन बताएंगे तो पोजेशन क्या किसी व्यक्ति के ऊपर पोजेशन बता सकते हैं? हिज फादर, हिज ब्रदर, हिज मदर, राइट। या फिर किसी वस्तु के ऊपर, जैसे हिज पेन, हिज बुक, हिज लैपटॉप, हिज कॉपी, लाइक दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी अगर आप पोजेशन बताएंगे तो पोजेशन बताने के लिए कोई व्यक्ति या वस्तु होगा, तो वो व्यक्ति वस्तु क्या होता है? नाउन होता है। अब आप एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पे यूज होने के लिए आते हैं, लेकिन किसी वर्ड के बाद दोबारा नाउन लिखा जा रहा है तो वो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता। आप सिंपल इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक नाउन आ गया पेन,
तो पॉजेसिव प्रोनाउन ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर नाउन से पहले एक वर्ड आया है, तो नाउन से पहले कौन से वर्ड आ सकते हैं? एडजेक्टिव आ सकते हैं, राइट, डिटर्मिनर्स आ सकते हैं, राइट, क्वांटिफायर्स आ सकते हैं, ये नाउन से पहले हम लिख सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हिज क्या कर रहा है? हिज पोजेशन बता रहा है इस पर्टिकुलर नाउन पे, तो इनको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये आप समझे यहाँ से? तो याद रखिएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। अगर आपने हिम लिख दिया, हिम का मतलब है ये एक प्रोनाउन आया है, इसको हम प्रोनाउन बोले, राइट। इसके बाद कोई आपको नाउन देखने के लिए नहीं मिलेगा। Possessive adjective is the right answer. Now, when people found that Joel was in records of Rahim, they gave it to him. जब लोगों को पता चला जो ज्वेल है वो रहीम के रिकॉर्ड में थे, तो उन्होंने उनको दे दिया। अब they give it, it का मतलब देखिए यहाँ पर to him, टू आ गया हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन आता है, और नाउन वो कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो ही का हिम हो जाएगा। और ये हिम किसके लिए यूज हुआ है? रहीम के लिए। लोगों ने उनको दे दिए ज्वेल। अब दे किसके लिए यूज हुआ है? दे यूज हुआ पीपल के लिए, क्योंकि जब पीपल यानी लोगों को पता चला कि वो ज्वेल रहीम के रिकॉर्ड पे थे, तो अब क्या हुआ? उन्होंने क्या दिया? गेव आया, गेव हमारी होगी वर्ब। अब वर्ब के बाद इट लिखा है, तो जाहिर सी बात है इट क्या होगा? अगर देखिए गेव आप कुछ वस्तु ही तो दोगे। अगर आप कुछ वस्तु दे रहे हो तो यानी इसका मतलब है कि कुछ नाउन दे रहे हो। आपने यहाँ कोई और नाउन का जिक्र किया, यस, ज्वेल आपका एक नाउन आया था, तो ज्वेल को दोबारा रिकॉल करने के लिए हमने इट लिखा है, तो इट हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो याद रखिएगा इट होता है हमारा प्रोनाउन। इट प्रोनाउन हो जाएगा, नाउन नहीं हो सकता, एडवर्ब नहीं हो सकता, नॉमिनेटिव नहीं हो सकता, प्रोनाउन। इट इज 11 o'clock, ये किसकी बात हो रही है? 11 o'clock की बात हो रही है। इट इज 11 o'clock एंड नाउ ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। तो यानी अब 11 बज चुके हैं और हम सबको बेड के लिए चलना चाहिए, रिटायर टू द बेड, राइट। अब देखिए इट इज 11 o'clock, तो ये इंडिकेशन कर रहा है, इट किसको इंडिकेट कर रहा है? इट जो है ना यहाँ पर, ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जैसे देयर वाज अ किंग, तो देयर वाज अ किंग की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए हमने देयर यूज कर दिया। इस तरीके से जब भी हम प्रोनाउन या किस इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हैं, इनको बोलते हैं हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये वर्ब तो हो नहीं सकता, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और हमारा आ गया इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो आपको प्रोनाउन की क्लास करनी है, और प्रोनाउन की क्लास में आपको ये टाइप्स पढ़ने हैं कि ये मैंने पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इम्पर्सनल प्रोनाउन, राइट। तो सी इज द राइट आंसर है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। आपको वहाँ क्लास में जाके अटेंड करना है, राइट। द फ्लावर इज, यहाँ पर क्योंकि इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, ये प्रोनाउन है, बट कैसा पर्सनल इंटरपर्सनल कैसा हो गया ये आप अटेंड करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको पूरा वो देखना पड़ेगा थ्योरी। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए किसकी बात हो रही है? फ्लावर की बात हो रही है। फ्लावर हमारा क्या हो गया? एक नाउन हो गया। दा इसके लिए आर्टिकल हो गया, डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर फ्लावर की बात हो रही है जो बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल क्या हो गया? अगर आप ब्यूटीफुल देखें, इज हमारा एक हो गया लिंकिंग वर्ब, तो इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। अब इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, तो देखिए लिंकिंग वर्ब क्या काम करता है? ये कभी भी अपने सब्जेक्ट का जो होता है, हमारे सब्जेक्ट का हमेशा कॉम्प्लीमेंट देगा। अब कॉम्प्लीमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो एक नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट देगा, लाइक ही इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या एक नाउन हो गया, या फिर एडजेक्टिव देगा। अब द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये फ्लावर की विशेषता बता रहा है, बहुत सुंदर है। अब ये एडजेक्टिव हो गया। अब कैसा है? कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो एडजेक्टिव को दोबारा क्वालिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब। तो वेरी क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब। बी इज द राइट आंसर। नाउ दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। अगर जिन्होंने इसको प्रोनाउन कर दिया है अब पढ़ते ही, वो सब गलत है। क्यों गलत है? अब मेरी बात समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था नाउन और प्रोनाउन का थोड़ा कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन यूज किया जाएगा, अगर नाउन है तो जो भी वर्ड यूज किया गया है वो प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ही यही होता है कि नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज हम करते हैं उसके रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, और या फिर नाउन की जगह जो हम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं वर्ड को, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अगर नाउन आ चुका है तो फिर प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, वो वर्ड बिल्कुल नहीं होगा। अगर नाउन है तो वो पर्टिकुलर वर्ड प्रोनाउन नहीं होगा, राइट।
अगर ऐसा कंडीशन है तो यानी आपको सोचने के लिए दोबारा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने प्रोनाउन बोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉय ऑलरेडी एक नाउन है, तो बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, तो उस बॉय की बात कर रहे हैं जो रमेश से स्ट्रॉन्गर है। अगर यहाँ पर आर्टिकल है दिस, बिल्कुल नहीं, आर्टिकल ए और एन दा होते हैं। क्या ये एडवर्ब है? नहीं, ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं उसको हाईलाइट करने के लिए हमने दिस यूज करा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। आई हर्ट माई सेल्फ, आई कट माई सेल्फ। तो जब भी आप इस तरीके से बात करेंगे, आप खुद को हर्ट करेंगे, खुद को, लाइक माई सेल्फ जब भी आ जाएगा तो वो नाउन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नाउन तो कोई है ही नहीं। हर्ट आ गई वर्ब आपकी, आई क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया, और माई सेल्फ क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ में क्या होगा, देखिए, अब आई तो यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, हर्ट हमारी वर्ब होगी, और माई सेल्फ क्या हो जाएगा, माई सेल्फ भी प्रोनाउन होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। आंसर बी इज राइट। द आंट्स फॉट द वर्ब्स। देखिए, आंट्स किससे लड़े थे, वास्प से लड़े थे, तो आंट फॉट, फॉट क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या हो गई हमारी वर्ब, लड़ना क्या हो जाता है, वर्ब हो गया। अब मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब कुछ नहीं होता है, एडजेक्टिव नहीं होगा, ये वर्ब होगी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। अब जरा ध्यान से सुनिए, वर्ब दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जिनके बाद आपको नाउन देखने के लिए मिलेगा या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड देखने के लिए मिलेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, राइट। इनकी जगह पे क्या होगा, एडजेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, या फिर अगर जो नाउन देखने के लिए मिल रहे हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आंट किससे लड़े, द वास्प्स, तो दा क्या हो गया हमारा, आर्टिकल हो गया, ये किसके लिए आया, पर्टिकुलरली एक नाउन के लिए आया, वास्प्स के लिए आया, राइट। तो यहाँ पर फॉट का आपको एक नाउन दिखा जो कि ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब हमारी कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। आई कैन हार्डली बिलीव इट, वो मुश्किल से उस पर भरोसा कर पा रहा है, तो आई कैन, बिलीव कैसा हो गया, वर्ब हो गया। इट यानी किसी व्यक्ति पे या किसी वस्तु के ऊपर, वस्तु की बात हो रही है, या किसी घटना के ऊपर, किसी विचार के ऊपर वो भरोसा मुश्किल से कर पा रहा है, या फिर ना के बराबर कर पा रहा है। तो भरोसा कैसा कर पा रहा है ये इस बारे में बता रहा है वर्ड हार्डली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा, वर्ब नहीं होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द प्रीचर सेड। प्रीचर कौन होते हैं, जो प्रवचन देते हैं उनको प्रीचर बोलते हैं। नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल, तो प्रीचर ने बोला कि कोई भी किससे बड़ा नहीं है, ऑल पावरफुल यानी ऑल माइटी, भगवान से कोई बड़ा नहीं है, प्रीचर ने ऐसा बोला। अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, प्रीचर सेड नो वन इज, अब देखिए नो वन इज कैसा, अबव, किससे बड़ा नहीं है, द ऑल पावरफुल। अब द किसके लिए आया है, ऑल पावरफुल के लिए आया। अब यहाँ पर ऑल पावरफुल क्या है हमारा, ईश्वर की बात करी गई है, राइट। ऑल पावरफुल ईश्वर की बात करी गई है, तो द हमारा इसके लिए आ गया, पावरफुल के लिए। तो यहाँ पर पावरफुल को आप एडजेक्टिव मत समझिएगा। तो क्या ये वर्ब होगा, वर्ब नहीं होगा। क्या ये एडवर्ब होगा, एडवर्ब भी नहीं होगा, ये हमारा प्रीपोजिशन होगा, राइट। ये राइट प्रीपोजिशन होगा। द मोस्ट ब्यूटिफुल 7 monkeys of the landlord were taken for a stroll. The most beautiful 7 monkeys. तो दा किसके लिए आया, monkeys के लिए, monkeys नाउन है। कितने monkeys, 7 monkeys आ गए, राइट, क्वांटिफायर हो गया, तो बता दिए। मोस्ट ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल कैसा है, एडजेक्टिव है, मोस्ट ब्यूटीफुल कैसा हो गया, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि मेन वर्ड क्या है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के साथ एक और वर्ड बना दिया हमने, मोस्ट। तो लेकिन जैसे एग्जाम में ये पूछा गया था, वहाँ की जो ऑफिशियली आंसर की थी उसने एडजेक्टिव दिया, लेकिन अगर दो वर्ड्स को हमने हाईलाइट किया तो एक वर्ड से ज्यादा अगर दो वर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रेज, फ्रेज, राइट। एक वर्ड से ज्यादा जितना भी होगा, दो वर्ड होंगे या दो से ज्यादा होते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रेज। अब ये फ्रेज किसका होता है, नाउन का होता है, राइट, एडजेक्टिव का होता है, ये एडवर्ब का होता है। ये डिपेंड करता है कि मेन वैल्यू यानी जो हमारा मेन वर्ड है वो क्या है। यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कौन कर रहा है, मोस्ट, और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये जो फ्रेज होगा ना, ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा, लेकिन जो हमारी ऑफिशियली आंसर की थी पर्टिकुलर एग्जाम की, उसमें एडजेक्टिव लिखा था, लेकिन इसको आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज के लिखेंगे, राइट। तो बी इज द राइट आंसर।
अलास ही हैज बीन डिफीटेड। अलास का मतलब दुख जो जता रहे कि वो हार चुका है या हरा दिया गया। तो अलास का मतलब इंटरजेक्शन का साइन हो गया, यानी इंटरजेक्शन ही है ये। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? द मैन हु इज इन द ग्रीन शर्ट इज द चीफ ऑफ द स्टेट। जिस मैन के बारे में बात आ रही है, या हु उसके लिए वर्ड आया पर्टिकुलरली। तो हु आपको पता है ये नाउन तो हो नहीं सकता, नाउन तो द मैन हो गया। अब हु हमने एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिया है, किसको इंडिकेट करने के लिए? उस मैन को इंडिकेट को करने के लिए। तो प्रोनाउन होगा। क्या ये प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन है या प्रोनाउन है? तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। राइट आंसर इज रिलेटिव प्रोनाउन। ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर अ लॉन्ग एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर। तो ये बहुत टाइम से जंगल में रह रहा है और उस वहां पर उसको सारे एनिमल्स के बारे में पता है। तो ये हमारा कंजंक्शन है। अब क्योंकि दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, एक तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन लिविंग ये हमारी एक वर्ब हो गई, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, नोज हो गया। तो दो क्लॉजेस हो गई, हर एक क्लॉज में अपना एक सब्जेक्ट है और एक अपना वर्ब है। तो यानी कंजंक्शन है। तो प्रीपोजिशन हटा दीजिए, प्रोनाउन हटा दीजिए, कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? तो आप याद रख लीजिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए हम एक एक्रोनियम यूज करते हैं। एक्रोनियम क्या है वो? फैन बॉयज, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये जो हमारा एक्रोनियम है, ये जो भी इसमें हमारे कंजंक्शन हो गए, एफ से क्या हो गया? फॉर, ए से क्या हो गया? एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, येट, सो। तो ये जो हमने एक्रोनियम करा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए, अगर आपको इनमें से कोई भी कंजंक्शन दिख जाता है तो वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। राइट? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी आनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या है। क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए प्रैक्टिस किया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है। जब आपको फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी होगी तभी आप एरर कर पाएंगे। तो ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे हम काम कर रहे हैं। राइट? तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन तो ऐसे मिलेगा नहीं आपको, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन मिलेगा। तो इनडायरेक्ट वे में तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको खुद से पता होना चाहिए। इतना एग्जामिनर मान के चलेगा कि आपको वर्ड्स के प्लेस वैल्यू के बारे में पता है, फेस वैल्यू नहीं। फेस वैल्यू पे मत जाइएगा, एक वर्ड कुछ भी रोल प्ले कर सकता है। इट डिपेंड, वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज किया गया है। तो प्लेस वैल्यू को आपको ध्यान देना है। प्लेस वैल्यू को देखना है कि या वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्या वो इंटरजेक्शन का काम कर रहा है, क्या वो आपका प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, या नाउन है, या वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो आप किस तरीके से करेंगे? उसके फंक्शन को देख के, उसकी प्लेस वैल्यू को देख के कि कहाँ पर उसको यूज़ किया गया है, क्या फंक्शन वो प्ले कर रहा है, क्या वो रिलेशन बता रहा है, क्या वो कनेक्ट कर रहा है, क्या वो किसी को क्वालिफाई कर रहा है। अगर किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, प्रोनाउन को, या फिर एडजेक्टिव को, या एडवर्ब को, या वर्ब को, तो जिसको भी क्वालिफाई कर रहा है उसके उसके अकॉर्डिंग वो एडवर्ब बनेगा या फिर उसके अकॉर्डिंग वो एडजेक्टिव बनेगा। अगर नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज करा गया है, नाउन नहीं करा गया है, तो नाउन की जगह पे जो भी वर्ड्स यूज करे गए हैं वो एज अ नाउन ही कर रहे होंगे, क्योंकि वो एज अ ऑब्जेक्ट जो है हमारा प्ले कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और आप इजीली इनको कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं।